सो आज हम डिस्कस करेंगे भोला एंड द क्यूरियस केस ऑफ बॉलीवुड रीमेक्स हैपनिंग इन बॉलीवुड। पता मुझे सबसे बड़ा शौक क्यों लगा? शौक लगा कि मैं भोला देखने गई। मैं ये फिल्म देखने नहीं वाली थी। तो भोला के टेक्निकली कुछ चीजें बहुत ही ब्रिलियंट है, बट एक चीज बहुत क्लियर कट समझ में आती है कि लोगों को टेक्निक से कोई लेना देना नहीं है। अगर कहानी समझ में आती है तो सब ठीक, कहानी नहीं समझ में आती है तो यू कैन मेक अ टेक्निकली ब्रिलियंट फिल्म, इट स्टिल डजंट वर्क। So you make as many remakes, you do whatever you want, but give us something to watch which we are going to take home, which is going to stay with us for a long time. सो स्क्रीम 4 में एक सीन दे आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, सो दिस कैरेक्टर आस्क कि व्हाट्स द फर्स्ट रूल ऑफ रीमेक। सो द सेकंड कैरेक्टर सेज नेवर एवर फक विद द ओरिजिनल। You're listening to Dime a Dozen Films podcast. Hello and welcome back to Dime a Dozen Films podcast. We are back with another episode, which we hope all our listeners are going to love. And the three musketeers are back: Ashu Trikha, Saurabh Nair, and myself, Nalini Ratnam. Hello, Ashu ji. Hello, Saurabh. हाय नलिनी जी, हाय आशु जी। Good evening, Saurabh, and good evening, Nalini ji, and good evening to the listeners. Hello, listeners. Hope all of you have enjoyed the earlier podcasts, and I'm sure you will enjoy this one as well. पिछले एपिसोड के अपार सफलता के बाद हम वापस आए हैं। अपार सफलता मतलब अभी अपार से भी कुछ और पार होना चाहिए, सौरभ। हाँ, इस एपिसोड में होगा। हाँ, अपार से परे उस पार। Ji. हाँ, So I'm just going to hand over the mic to you, Saurabh and Ashu ji. If you all could please tell the audience and tell our listeners what we're going to talk about today. हाँ, ये काम सौरभ बहुत अच्छा करता है। सौरभ इंट्रोडक्टरी मैसेजेस दे दे और फिर उसके बाद हम शुरू हो जाएंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे भोला एंड द क्यूरियस केस ऑफ बॉलीवुड रीमेक्स हैपनिंग इन बॉलीवुड। सो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द मूवी भोला आल्सो, which unfortunately we have to discuss. Having a discourse on Bola is a big thing. So and You're telling me, Saurabh. I'm not telling you. मैं मजबूरी समझता हूँ आपकी। The curious case of Bhola and the untold stories of Bhola. We will reveal some untold stories of Bhola. Which is not Bola at all. There is no innocence in that. हाँ, इससे अच्छा तो मुझे वो गाना याद आ रहा है फिल्म याराना का, भोले ओ भोले। मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। आशु जी, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। आपकी आवाज ना, एक बार एक पूरा नगमा आप हमें सुनाएंगे पॉडकास्ट पे। किसी दिन जरूर। जी जी। पर फिलहाल भोला और भोला के बारे में कुछ बात करते हैं। और मतलब पूरी फिल्म में भोला का नाम फिल्म के अंदर तकरीबन फिल्म के अंत अंत में आता है। तब तक तो लोग यही सोचते कि इसका नाम क्या है। तो मुझे लगता है अगर फिल्म का नाम भोला नहीं होता तो शायद हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे हीरो का नाम क्या है फिल्म में, ऑलमोस्ट एंड तक। क्यों सौरभ? आशु जी, आपने ऑलमोस्ट एंड, पूरा, अंत, ये सब शब्द का प्रयोग किया। मुझे पूछना था नलिनी जी, इस पे आपका क्या कहना है? उड़ा लो मजाक मेरा, उड़ा लो मजाक। नहीं, लेकिन मैं बताऊं, मैंने भोला तो देखी है, ऑब्वियसली देखनी थी। As a good cinema student, we see everything. We sort of discuss everything on what works, what doesn't work, and what are the things that, as a filmmaker, also one has to understand कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। बट वो बात की बात, मैंने तो भोला का ओरिजिनल भी देखा था। तो जिस दिन भोला लॉन्च मतलब अनाउंस की गई कि भोला बनने वाली है और उसका ओरिजिनल कैथी है या कैदी, आई डोंट नो हाउ इट इज प्रोनाउंस, मे बी सौरभ कैन हेल्प। मैंने कैदी। उस वक्त कैदी, तो उस वक्त मैंने कैदी भी देखी। एंड आई सॉ द फिल्म एंड आई न्यू व्हाट द फिल्म वाज ऑल अबाउट। एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस आल्सो बिकॉज़ कैदी जो थी वो
अलग किस्म की कहानी है. मेरे को लगता है एक अजीब सा इंडियन मैड मैक्स वाला फील है इसके अंदर. बट yes, so more about it. I'd want to know, Saurabh, your take on what you think when you saw the film. और आपके पैसे वसूल हुए कि नहीं जो आपने खर्च किए टिकट पे? बोलिए सौरभ, आपके पैसे वसूल हुए? बैकग्राउंड में गाना दे देता हूँ, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है. जरूर उसके बारे में बात करेंगे, मगर मुझे पूछना था नलिनी जी, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस वाचिंग बोला? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Okay, listen. I went in good faith, okay? And unlike the both of you who have seen Kaiti, I actually went into it blind, except for the trailer, which I had seen when it came out. And quite frankly, the trailer looked a little interesting to me. And so I just went happily, you know, okay, aaj ek film dekhoongi about which I knew very little, next to nothing, and I have not seen the original. But Saurabh, मैंने झेली है इस फिल्म को मैंने झेला है. And I got very hungry, so I had ordered some food, and they took a while to bring it. So then I went out in the interval and all of that, and I came back, and then the food came, and I couldn't just stand it anymore, so I left. और आशु जी ने अभी एक गाना गाया, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है. वो जब गाना आ रहा था स्क्रीन पे और अजय देवगन के हाथ में त्रिशूल था, वो गाना सुनने के बाद मैंने थिएटर छोड़ दिया था. मैं वापस अच्छा, आ जीने की तमन्ना हुई तो नहीं, थिएटर छोड़ दिया? मरने का इरादा हो गया था तो. मरने के इरादे से तो बाहर निकल गए ना. अब जीने की हाँ तमन्ना हुई इसलिए थिएटर के बाहर आया. जी, बिल्कुल. और मैं तो झेल बिल्कुल भी नहीं पाई इस फिल्म को. इस फिल्म का मरने का इरादा था, मारने का इरादा था. इस फिल्म का मारने का इरादा था और इनको जीने की तमन्ना थी नलिनी जी को, इसलिए सही कहा सौरभ. I would have, I don't know, I could not have stayed longer than that. And there were so many things in the film which just didn't make sense at all. तो आगे बात करेंगे. पर सौरभ, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? So I have seen Kaidi and I have seen Kaidi in theater and I quite enjoyed Kaidi. मैं बोला के बारे में बोलने से पहले कायदी का एक्सपीरियंस बताता हूँ. सो कायदी दिवाली के उत्सव में ये रिलीज हुई थी और ये रिलीज हुई थी एक बहुत बड़े फिल्म के साथ. बिगिल, विजय है उसमें हीरो. सो बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेशन था इसका. जब ट्रेलर में निकला था तो उतना हाइप नहीं था इस फिल्म का. एंड कार्ती जो इस फिल्म के हीरो हैं, he gave so many flops also. I think many flops before this film. So उतना hype भी नहीं था, उतना craze भी नहीं था. And my friends and me, we went to watch Bigil और Bigil के tickets नहीं मिले. So उसके बगल में, इस बगल स्क्रीन में कैदी लगी हुई थी. And I went to watch कैदी. I thought because I have seen the trailer और मुझे ट्रेलर अच्छी लगी थी. And I thought let me give it a try. तो मेरे दोस्त जो थे उन्होंने बोला कि हम देखने नहीं आएंगे क्योंकि वो विजय के फैंस थे. तो वो बोले कि हम क्या 1 घंटा मतलब 3 घंटे रुकने के बाद फिर से ट्राई करते हैं टिकट मिले या नहीं मिले. मगर उनको बाद में मिल गई थी. मगर मैं, द पॉइंट इज, मैं अकेला गया कैदी देखने. अकेला गया एंड आई एंजॉयड द एंटायर फिल्म because something different was the storytelling, the action sequences, Karti's acting. और जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी, उनके बारे में मुझे पता नहीं था, लोकेश कनगराज. इस फिल्म के थ्रू मुझे उनके बारे में पता चला एंड आई क्वाइट एंजॉयड द फिल्म. मुझे अच्छी लगी थी. कमिंग बैक टू द पॉइंट, भोला मैंने देखी, मुझे बिलो एवरेज लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. बहुत सारे उसमें, उसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारे चेंजेस उन्होंने लाए जो विच इज डिफरेंट फ्रॉम कैदी. एंड आई couldn't enjoy the film. I wanted to enjoy because some scenes had some glimpses of what you say, मतलब अच्छा लग सकता था, कुछ glimpse थे उसमें. But overall it was not a great experience. So it was below average for me. Acha Saurabh, tell me, since you've seen Kaiti and Ashuji has also seen, and Yeah. I've just told you my experience with Bhola, and I also went alone to watch it.
And I counted, I was telling Ashuji last night, there were about 11 or 12 people in the theater. तो आप बताएं कि भूला मुझे इतनी खराब लगी फिल्म कि क्या मैं कैथी देखूं? You're saying it's better, much better. Should I venture there? Actually, आपको कैदी पहले देखनी चाहिए थी, because I think now you will not like कैदी also. अच्छा. because बोला बनी क्योंकि कैदी चली, इसलिए प्रोड्यूसर्स को कॉन्फिडेंस आया कि इस पे हम बना सकते हैं हिंदी में. अगर वो चलती नहीं तो बोला कभी बनती नहीं. वैसे ही आपको बोला पसंद नहीं आई तो आप जब कैदी भी देखेंगे तो बोला ही आपके माइंड में चलता रहेगा. And the trauma you faced. Yeah, it was a traumatic experience, no doubt. तो I will suggest you कि कैदी आप थोड़े देर के बाद देखिए. थोड़े दिन के बाद. अच्छा जी, अच्छा जी. आशु जी, आपका क्या ख्याल है भूला के बारे में? तो क्या है, भोला जो है, ऑब्वियसली मैंने कैदी देखी थी, तो मेरा था कि मैं भोला भी देखूंगा. और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम लोगों ने मतलब साउथ की फिल्मों की राइट्स लेकर के उसकी रीमेक की है. बहुत सारी फिल्में बनी और बहुत सारी फिल्में चली भी हैं. साउथ की रीमेक बना करके बहुत सारी फिल्में चली हैं. ऑब्वियसली कुछ सेंसिबिलिटीज को यहाँ वहाँ अडेप्ट किया है, कुछ चीजें की. तो for somebody who spent so much time in the film industry, one thought there is going to be some adaptation to it, some work must have done to it, and we'll be able to see it. I mean, just now we all watched a film called Drishyam, which was a massive success. और मैंने दृश्यम जो है 2 वो मलयालम में पहले देखी थी ऑलमोस्ट 6-8 months बैक, और फिर बाद में दृश्यम यहाँ देखी हिंदी में. एंड उसका भी अडेप्टेशन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था. आई एंजॉयड सीइंग द हिंदी फिल्म ऑल्दो आई न्यू कि क्या होने वाला है. तो रीमेक्स का क्या चक्कर है कि मैं थोड़ा रीमेक्स के ऊपर 2 सेकंड इसलिए लूंगा या 2 मिनट इसलिए लूंगा, बिकॉज क्या होता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज अ कॉम्प्लेक्स बिजनेस. व्हेन आई से कॉम्प्लेक्स बिजनेस, व्हाट आई मीन इज, everybody is looking at something to do to make a successful film. चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो मतलब जो भी एसोसिएटेड है फिल्म के साथ में, they all want to have a safe bet. The chances of the film working should be much higher than it being unsuccessful. एक्टर को जब कहानी सुनाना हो तो पहले आप एक्टरों को फिल्म दिखा देते हैं, एंड फिल्म दिखाने के बाद में उनको लगता है, उनको ग्राफ समझ में आता है, स्केल समझ में आता है, स्टोरी की कंटिन्यूटी समझ में आती है, उनको लगता है ये फिल्म करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. दिस इज हाउ ऑल द अदर साउथ रीमेक्स हैव बीन मेड ओवर हियर, वेयर दे यूज्ड टू गेट द होल फिल्म एंड शो इट टू द एक्टर इन क्वेश्चन. नॉर्थ में साउथ की फिल्में इतनी ज्यादा नहीं देखी जाती. उसका कारण ये था, पहले this was before pandemic obviously and before the OTT became such a big thing, because language समझ में नहीं आती. ना तेलुगु समझ में आता है, ना मलयालम, ना तमिल, ना कन्नड़. तो लोगों को क्योंकि वो समझ में नहीं आता है तो वो दे प्रिफर वॉचिंग इट इन हिंदी. बाद में ये चलन आया ऑब्वियसली कि यूट्यूब में हिंदी फिल्में भी अवेलेबल हैं, तो दे स्टार्टेड वॉचिंग इट. But lots of films have worked simply because people hadn't seen the original and they identified or liked this. लेकिन अब ये फिल्म लगने के बाद जब कैदी देखी, उसके बाद में भोला देखी, तो भोला के टेक्निकली कुछ चीजें बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है. बट एक चीज बहुत क्लियर कट समझ में आती है कि लोगों को टेक्निक से कोई लेना देना नहीं है. अगर कहानी समझ में आती है तो सब ठीक, कहानी नहीं समझ में आती है तो you can make a technically brilliant film, it still doesn't work. And Bhola is a classic case of where people did not resonate with the story. And I wondered why. And when I went and saw the film, I realized why. So उसकी कहानी में बड़ी problems हैं. उसके takings का मतलब ही कुछ और है. We don't get into the takings. But film asks a lot of questions. Like for example, I will actually wait for those questions to come after Nalini ji gives her point of view also. But Bhola, unfortunately, was not as big an experience I had as I saw when I saw Drishyam. It left a lot to be desired. So over to you, Nalini ji. Yes, for me, Bhola was an assault on my senses. On every sensibility, it was an assault. The background music, I mean, do they want to make you deaf? And it's incessant. There are hardly any
parts where there's no background music and it's blaring. And Deepak Dobriyal's character, a slender boy. You know, I'm a bit tired of these Hindi films showing us all these villains cocaine sniffing. I know the business is cocaine and sniffing it in that way, and he's so slender, small built, but he's evil. So he has the wherewithal of going insane. I mean, it's almost as if he's having an orgasm every time he kills someone. So there is this scene where when all of them come to that jail, it looked like such a fake jail in the first place. They come to the jail और उसका एक बहुत ही लंबा चौड़ा मुष्ठंडा इतना बड़ा गुंडा जो उसके साथ हमेशा रहता है, जिसके लंबे लंबे बाल हैं, और वो ताला नहीं तोड़ पा रहा, तो वो आके दीपक दोबरियाल से कहता है कि ताला नहीं टूट रहा है मेरे से. तो दीपक उससे हाइट में, I mean, this it must be at least 2 feet shorter than this guy, or at least a foot shorter. So he says, he picks the hammer and he says ताला तोड़ने के लिए उसको एंगल दिखाता है, ऐसे नहीं जाते, ऐसे नहीं जाते, 75 डिग्री के एंगल से मारते हैं. And then he kind of, I don't remember if he slightly jumps or something, but he lifts himself up and he hits this huge guy who looks like a WWE wrestler, hits him on the head and kills him. In the beginning also we see him overpowering guys who are double his size and killing them, and, you know, going on the spree and whatever, all the time cocaine sniffing and kajal wal aankhon mein lagaya hua. These are tropes which I'm so tired of. But the same guy can't overpower a small built Sanjay Mishra. Sanjay Mishra, the keys of the jail are hanging from his hand. He's holding them. And he can't overpower that guy. And I'm supposed to believe that. Because conveniently in the dialogue somewhere, they've pushed this line that wo Panch Pandav the or something. Those little students over there who got caught in a bad situation. And they're all slender, they're all small, but he can't overpower him. And there is no emotion in this film. It's just violence, violence, violence. And if you're talking about technical shots, yes, there were a couple of them. The Molotov cocktail shots, when they're chucking those Molotov cocktails onto the truck, they were interesting to watch. And I liked one scene very much where Ajay Devgan, those wrestlers come, those big built guys in the jungle, and उनकी body पे तेल लगा हुआ है बहुत सारा. तो जब उसके हाथ वो पकड़ने जाता है अजय देवगन, तो obviously his hand slips, तो फिर वो पकड़ नहीं पाता है. तो उसके एक्सप्रेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है अजय देवगन के. तो वो अपना गमछा उतारता है और he starts hitting him with the gamcha. That's one shot which I liked. You feel nothing for Tabu. You actually feel nothing for, even when she's talking about her story about how her child died. So it's just unadulterated violence. इसकी वाइफ आती है, उसके पीछे से देख रही है, डिसअपियर हो जाती है. कहानी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये पहले क्या था, क्यों था, वो तो खैर I didn't stay till the end, but it's ridiculous. और मैं ये कह रही हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा, भोला जैसी फिल्में बनती रहेंगी. And this is a sad point. आपको पता है कि जो वाइफ बनी है, I think her name is Amla Paul, is it? Amla Paul, yes. Amla Paul, yeah. आपको पता है पूरी पिक्चर में उसका एक डायलॉग नहीं, not one word. जब तक मैं थी तब तक वो कुछ नहीं बोली थी. तो नहीं, पूरी पिक्चर में नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली जी. और आप मुझे कल बता रहे थे कि क्योंकि I didn't stay till the end, कि पार्ट 2 में बताएंगे. तो सौरभ, जब ये पार्ट 2 में बताने वाली बात आई थी ना कल रात को, सौरभ, I thought of Satish Shah and मैं हूं ना, he spits on everybody and वो कहता part 2. तो आशु जी बोल रहे थे पहले पार्ट 1 तो खत्म करो ठीक से, वो पार्ट 2 में उसकी मिस्टेक बताएंगे. मतलब मुझे इतने सारे सवाल थे. कुछ सवाल ऐसे हैं कि मतलब शादी करने के वक्त ये होता है कि आप या मतलब इट्स इंसिन्यूएटेड कि आप गन छोड़ेंगे, वायलेंस छोड़ेंगे और या शादी करेंगे. डू यू वांट द गन और डू यू वांट द वाइफ? सो ही पिक्स अप द गन एंड थ्रोज इट इनटू द Ganges, and then there is a marriage that happens. After that, in the song, on the montage only, you suddenly realize there's a whole पता नहीं कुछ 20, 25, 50 बोट्स आ रही हैं
and they show a iron skeletal hand of a man appearing, and the girl, the wife, feels intimidated whilst Bhola's character keeps looking at this whole set of people coming who obviously are rogues, and she hides behind Ajay Devgan, and that's it. Cut. Khatam. They've gone to something else. What happened? Who are these people? Why were they coming here? Who were they coming to? For? I don't know. Then, in the ending, where they come into the police station, and he realizes कि अच्छा ये बड़ा भाई है जो जेल के अंदर है, और ये जेल के अंदर उसको बड़े भाई को देखता है, और उसको मतलब ऐसा लगा जैसे जो अभी तक आप बड़े भाई को देख करके आपको लगेगा जैसे पता नहीं फियर, इसका नाम ही डर है, लोग कांपते हैं इससे, डरते हैं इससे, इसकी प्रेजेंस में लोगों की बैंड बजती है, और वो जब अजय देवगन को देखता है ही स्लिप्स इनटू द शैडोज डर के, और अजय देवगन उसको देख रहा है, वो इसको देख रहा है, वो उसका फेस कहीं कुछ जला सा पोर्शन है, वो हाथ लगाता है उसको, और ही स्लिप्स इनटू द शैडोज, एंड दैट्स इट, खत्म. What happened? What is their history? Why was he petrified on seeing Bhola? वो एक सूत्रधार रखा है पिक्चर में, जो पिक्चर में भोला के बारे में बताते रहता है कि जब वो राख लगाता है तो ये होता है और वो होता है. मकरंद देशपांडे का कैरेक्टर है, उसको कोई एंड में आकर के पूछ लेता है कि ये कौन है, तब वो बोलता है इसका नाम भोला है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म उन लोगों को समझ में आता है अच्छा ये भोला है, तो बोलते तू भोला को कैसे जानता है? तब तक उसने कंबल ओढ़ के रखा था, और सडनली वो कंबल खोलता है, एंड यू रियलाइज ही डजंट हैव अ राइट आर्म, एंड दैट्स इट. अरे हाउ डज दैट हेल्प मी टू नो एज एन ऑडियंस कि कौन है ये भोला, को ये कैसे जानता है? These are the untold stories of Bhola, which leaves so much to be desired for, and on content level, on story level, if you want to know a little more about, hello, if you opened up a loop, please close it. And then now I will be more interested in knowing what happens in the second half. If you've satisfied me in the first half itself, how will you gain that audience to come in your franchise if you've left them with so much to be desired? This is my point. Saurabh, maybe he's understood a little more out of it, so maybe Saurabh can explain a little more. Yeah, before Saurabh comes in, I just want to take on this Makarand Deshpande thing, Ashuji, and ask Saurabh also this question. He starts एक off मिनट नलिनी जी एक मिनट. जी जी एक मिनट आशु जी, आपने पूरी बात तो बताई नहीं. वो क्या है? आपने पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं देखा? हाँ वो तो देखा मैंने, बट मैंने वो जानबूझ करके नहीं बोला बिकॉज मैं वो स्पॉइलर नहीं देना चाह रहा था. दे दीजिए, हम लोग बहुत ही भला कर रहे हैं देश का, वो भी बता दीजिए. तो वही जो आयरन क्लैड स्केलेटल हैंड है, वो दिखाते हैं एंड में. देयर इज अ ह्यूज बोट, and the boat is filled with people who obviously look like pirates or something, and the camera travels through all of them and settles into this low angle shot of this skeletal hand, iron hand, which you have seen when Ajay Devgan's wife goes and hides behind Ajay Devgan, and the camera then goes up to show it is Abhishek Bachchan. Yeah. And Abhishek Bachchan is then, he leaves a precursor for you to be ready as an audience to come in and watch the part 2, कि अब भोला को पता चलेगा कि मौत की शक्ल या समथिंग लाइक दैट, मौत क्या होती है या मौत की शक्ल क्या होती है. आई डोंट रिमेम्बर द लाइन पर्सनली, बट मेरा यही बोलना है कि अगर वहां पे कहानी बता दी होती और वहां पे समझा दिया होता कि ये इस तरीके से होता है, ये इन दोनों की हिस्ट्री ऐसी है, अब आई वुड हैव बीन वेरी वेरी इंटरेस्टेड. फॉर एग्जांपल पुष्पा 2, पुष्पा जिस स्टेज पे आके के खत्म किया, मुझे मालूम है कि फहद फाजिल का क्या कैरेक्टर है, मुझे मालूम है कि पुष्पा का क्या कैरेक्टर है, मुझे मालूम है उनका क्या कॉन्फ्लिक्ट है, और अब जब वो पार्ट 2 आएगा तो मुझे वो कॉन्फ्लिक्ट देखना है. उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को आधा छोड़ा है, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं बताया और बोला अब आप पार्ट 2 आओगे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट बताएंगे हम क्या है. आई थिंक दैट इज रिडिकुलस स्ट्रेटजी.
Yeah, and also Makran Deshpande starts talking about this guy, and when I was watching the film, I was thinking he keeps on saying this one dialogue, na Ashuji, that the less you know about this guy, the better, right? हाँ. He's this, he's that, but the less you know, nobody knows anything about him, blah 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 blah. And I'm thinking when I'm watching the film, how the hell do you know so much? And you're going on telling these people. You're after every few minutes or something, as a sutradhar, you're leaving little information there and little bit, and then you're holding back. So what are you holding back? It was so ridiculous. And also there's one that scene, I found it ludicrous. They come with all these trucks, and how many of them come to break into that jail? They're trying, वो ताले नहीं टूटे, वो मार रहे हैं, वो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, इतना सारा एक्शन हो रहा है अंदर. लोग संजय मिश्रा and these little students, they're getting frightened. And then there's one very convenient, actually this is another film which has got convenient plot points, but in a very bad way. So then you see this fake uh, tree, the branch, a very thick branch of a fake tree, जहाँ पे स्पाइडरमैन पेड़ से जंप करता है वॉल पे. Yeah, so Deepak Dobriyal suddenly realizes, oh, there's a tree there. Let me climb up the trunk. He climbs up the trunk, very nicely climbs on the branches, waltzes into the jail, and is humming. He's actually humming something, goes down the stairs and goes inside a jail, which everybody else outside is trying to break into, and they're not able to. नहीं, पर एक चीज आप भूल गई ना नलिनी जी, कि दीपक डोबरियाल जो है वो खिड़की खोलता कैसे है? जेल नहीं है, वो पुलिस स्टेशन है. इट्स नॉट अ जेल, इट्स अ पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन, बट देयर इज अ लॉकअप देयर. हाँ, देयर इज ऑब्वियसली, हर पुलिस स्टेशन में लॉकअप होगा ही. बट मैं आपको अगर याद हो, दीपक डोबरियाल उस पुलिस स्टेशन में खिड़की खोलता कैसे, याद है आपको? मुझे नहीं याद. हाँ, सौरभ को याद होगा, सौरभ बताएगा. खिड़की मुझे भी याद नहीं आ रही है आशु जी. मैं तो ब्रांच के ऊपर जब वो चढ़ता है तब उसकी बात कर रही हूँ. अभी हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, अभी याद दिलाता हूँ आपको मैं. वो ब्रांच के साथ, मतलब वो ब्रांच जो है वो मुझे लगता है जैसे लगभग 20 फीट का हाइट, जो मतलब लेंथ जो है जंप करता है, तो ऐसा लगा जैसे स्पाइडरमैन है. और जब वो टेरेस पे पहुंचता है और खिड़की थोड़ी सी खुली देखता है, तो करता है, हाँ, एक हल्का सा फूंक मारता है और खिड़की खुल जाती है. हाँ, हल्का सा फूंक मारता है. यस यस. ओह अच्छा, तो कोकेन पीने से खिड़कियां खुलती हैं. नहीं, सुपरमैन बनता है वो. हाँ हाँ, तो कोकेन लो, कीप स्निफिंग कोकेन, और बॉडी में इतनी जान आ जाती है कि तुम मुष्ठंडों के साथ तुम लड़ सकते हो, लेकिन तुम छोटे से एक संजय मिश्रा को ओवर पार नहीं कर सकते. और वो गुंडा का मुष्ठंडे के ऊपर बैठ के वो स्निफ भी कर रहा था. एग्जैक्टली. एक हेड्स अप, ये जितना नलिनी जी बोल रही है ऑब्वियसली सरकाज़म है. सुनने वालों में से कोई ये ट्राई मत कीजिएगा कि कोकेन लेने के बाद में इस तरीके की ताकत आती, नहीं आती है. ये पागलपन है. नलिनी जी यहाँ पे पूरी तरह से सरकास्टिक हैं, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल क्लियर. जी. और हम नशीली पदार्थों का प्रोत्साहन नहीं देते हैं इस पॉडकास्ट में. बिल्कुल भी नहीं. और मुझे तो वो इतने सारे शॉट्स भी इतने फेक लगे, वो सीजीआई, और जिसको वो ट्रक्स जा रही हैं, एंड यू नो दोस ट्रक्स आर जस्ट गोइंग ऑन मूविंग एंड मूविंग. एंड what about that leopard? They couldn't get a better looking leopard. Couldn't get? No, it's a CG generated leopard. I know. That's why that was sarcasm. So it is such a bad CGI leopard. उसके बाद आपने पुष्पा में शेर का देखा नहीं? शेर किस तरीके से पीछे हटता है. मुझे इमीडिएटली लगा, मैं तो अभी ये देख के आया जिसमें शेर पीछे हटता है और भाग जाता है, और पुष्पा में भी शेर पीछे हटता है. पुष्पा द रूल के ट्रेलर में भी आपको शेर दिखेगा. हाँ, लेकिन वो इतना खराब शेर नहीं था, वो बेटर था. और अच्छा सुनिए, एक बहुत अजीब चीज है इसमें. पहले तो वो वार्डन जो होता है, वार्डन नहीं होता, खैर वो वॉचमैन होता है जो बैठ के फिल्म देख रहा है, और फिर ये लड़की आती है, बोलती है कौन आ रहा है मुझसे मिलने, तो बहुत अपना नंबर मांगती है एंड ऑल ऑफ दैट. ही डजंट लिसन टू हर. बाद में वो ही नंबर मिलाता है, ठीक है ना, वो ही अजय देवगन का नंबर मिलाता है, वो ही इस बच्ची से बात करवाता है, व्हाटएवर. बीच में ऑफ कोर्स देयर सम एक्शन. बाद में when Ajay Devgan, after killing all those 70 people, 70 people, yeah 70, there was 70, because एक डायलॉग में है 60-70 लोग, जो गजराज राव, who did quite a decent job actually, and वो कहता है ना कि 60-70 लोगों से वो अच्छा सबको मार देता है, फिर वो फोन पे जाता है, and then he dials the same number, and then he dials and this same watchman picks up the number, and then he says, I want to speak to my daughter, I'm the father. Then he starts giving him a lecture. He's telling him that you were not there for her for 10 years. What do you mean? I know.
अरे मुझे तो सबसे अब्सर्ड लगा कि वो बंदा इस तरीके की बात क्यों कर रहा है. Yeah, but didn't he just dial the number for the little girl so that he's feeling bad for the little girl and he wants the little girl to speak to the father? When the father calls back after killing all these people, then he says, where are you? What are you? What kind of a father are you? She's in a ashram. He's having a full-fledged conversation with this guy as if he's played marbles with him in some generation. Marbles. And they gave a stupid explanation also why this guy is so emotional. Because he was watching a movie and crying. Yes. Yes. सौरभ, वो दोनों छोटी लड़कियां जाती बोलती देखो रोते फिल्म देखते रोते हैं, हमारे ऊपर नहीं तरस आता, or something like that. Oh gosh. And which scene is he watching, Saurav? I'm sure you remember. मैं तो भूल गई. वो फिल्म कौन सी देख रहा है? हाँ? I don't remember which movie he was watching. It's a movie that all of us have seen because when he was watching it, I was saying, अच्छा ये फिल्म देख रहा है. तो अच्छा दूसरी बात, जब वो 4-5 वो जो स्टूडेंट्स वो भी जब फंस जाते हैं उसमें, oh my gosh, that whole sequence is so ridiculous. That little girl is Sanjay Mishra says, अब मेरी मदद करो, ये सब furniture हमने we have to shift the furniture and close the doors and lock them up and everything. And then she just looks at him very casually. They're not even understanding what kind of danger they are in. So she looks at him and said, हम क्यों करें? हम क्यों आपकी मदद करें? I mean, there's danger outside. They're so unfazed by all the danger, and then very nicely they push all this furniture. And then next shot, cut to next shot, that entire police station, the floor of the police station is beautifully strewn with all the files and the papers. There are no files, they're just papers. तो मैं आशुरी से कह रही थी कि जब वो टेबल्स को हटा रहे हैं, दरवाजों के सामने रख रहे हैं, तब तो मुझे एक भी कागज दिखा नहीं था. तो फिर वो पूरा पुलिस स्टेशन, it is like cupboards. They didn't even drop any cupboards, but this whole thing, it's very designer display of papers, a collage of papers on the ground. और जैसे वो जो निठारी जिसका नाम है, जिससे अश्वत्थामा जिसका नाम है, जिससे सब लोग डरते हैं, वो एक्टर कुछ डरावना तो लगा ही नहीं मुझे, पता नहीं. पर सौरभ, हम लोगों ने बहुत बात कर ली, थोड़ा आपकी तरफ से हो जाए. आपने ज्यादा कुछ बोला नहीं है, थोड़ा आप बताओ क्या लग रहा है. सौरभ के 5 पॉइंट्स आएंगे. अब सौरभ जो बोलेगा ना, वो सब दंग रह जाएंगे कि सौरभ क्या बोलने वाला है. ओवर टू यू सौरभ. हाँ, तो भोला का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आई एम इस पॉडकास्ट में मैं पूरा कैदी के साथ इसको कंपेयर करने वाला हूँ, बिकॉज दे कॉपी पेस्टेड ऑल द सीन्स, but many creative choices they took which was very bad, but they forgotten one thing, and that is the biggest problem of this film, and that is sense of urgency. Yes. Oh, there's no urgency. Thank God you agree with me on that. And I haven't even seen Kaiti. So Kaiti mein there was a sense of urgency कि उन पुलिस वालों को बचाना है. उस पुलिस स्टेशन में जो नया पुलिस वाला और जो 4-5 यंगस्टर्स हैं उनको बचाना है, अपनी बेटी से मिलना है. It had a sense of urgency. This film didn't had that. They were like casual. They are telling their stories, flashback. हाँ, उस फिल्म में, कैदी में, ओरिजिनल में, there is no flashback. He's just telling his story. When that guy, the apprentice or the assistant, you may say, he's asking कि तुम क्या करते थे पहले, तुम्हारा बैक स्टोरी क्या है. So he just narrates his story. उसमें फ्लैशबैक दिखाते नहीं है, गाने दिखाते नहीं, कुछ नहीं दिखाते, वो जस्ट एक मोनोलॉग जैसा बोलता है. And you can see that emotions in Karti's eyes. So you can connect with that. Even you can connect with one more thing which this film didn't have, and that is कि ये बहुत vulnerable character इसमें दिखाया है. भले ही वो गुंडों को मारता है या वो क्रिमिनल है, मगर इसमें एक चीज है कि उसमें एक vulnerability भी है. Vulnerability of meeting his daughter, and because of this ruckus he couldn't meet her. तो वो पूरा इमोशन थ्रू आउट उसके अंदर है कि मेरी बेटी से मिलना है मुझे, मेरी बेटी से मिलना है मुझे. That is the motivation for him to stay alive and keep moving ahead. Exactly. So to stay alive, he has to overcome this hurdle. So that's why that sense of urgency is there.
सेंस ऑफ अर्जेंसी का और एक एग्जांपल ये है कि द एंटायर फिल्म, कैदी एंटायर फिल्म इज हैपनिंग एट नाइट. ट्रू. इवन द क्लाइमैटिक सीक्वेंस इफ यू सी वेयर ही इज, वो टर्मिनेटर बन जाते हैं और वो क्या उसको बोलते हैं पता नहीं, वो उससे गन चलाते हैं. दैट सीन व्हेन ही इज डूइंग, वो ऑलमोस्ट सुबह होने को है वैसा दिखाते हैं, मगर इसमें ऑलरेडी सुबह हो जाती है. ये एक दूसरी प्रॉब्लम मुझे लगी सौरभ, वो टेक्निकली की बात कर रहा हूँ कि जितने नाइट के सीक्वेंसेस हैं, रात को जो ये लड़ाई करते हैं और जो ट्रक वगैरह चला करके लेके चले जाते हैं, समहाउ जितनी बार मैं देखता रहा मुझे अंधेरा और रात दिखा ही नहीं. मुझे ऐसा लगा जैसे अभी सूरज उगने वाला है, डॉन है, इट इज अ लिटिल ब्राइट. उन्होंने मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड डे फॉर नाइट, उन्होंने वो डे फॉर नाइट यूज किया है, व्हिच मींस दे शॉट इट इन द डे एंड कन्वर्टेड इट टू नाइट इन द पोस्ट, एंड इट डजंट लुक राइट. उसमें नाइट वाली फील ही नहीं आई. और कैदी हैज, उसमें रात जो है वो रात दिखता है, डेंस दिखता है, नाइट दिखता है. तो सडनली आपको लगा कि इज इट मॉर्निंग, इज इट मॉर्निंग, इज इट मॉर्निंग. एंड उसकी वजह से भी शायद अर्जेंसी जो है ना वो इम्पैक्ट करती है. और मतलब समहाउ भोला का कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा कैजुअल भी लगा कि उसके अंदर ऐसा लगा ही नहीं बहुत बार ट्रक चलाते चलाते कि उसको वहां पहुंचने की जल्दी है, जैसे कैसे वहां पहुंच जाए, अपनी बेटी को मिल ले. ये मुझे नहीं दिखा. व्हाट डू यू थिंक? प्रॉब्लम वाज वो स्टार्टिंग में एस्टेब्लिश हो गया कि वो खूंखार है, उसे कोई मार नहीं सकता, वो मौत को, महाकाल को मौत चढ़ा कर आया है. पूरा उनको पूरा बिल्डअप पहले ही स्टार्टिंग में दे दिया. हियर द कैरेक्टर इज मिस्टीरियस. हियर दिल्ली, कार्तिक का जो कैरेक्टर का नाम है दिल्ली. तो दिल्ली को स्टार्टिंग से ही मिस्टीरियस रखे हैं कि उसका पास्ट क्या था. वो उस सिर्फ उस मोमेंट में आपको पता चलता है कि इसका पास्ट, ये पास्ट में काफी खूंखार आदमी था. एंड दैट इज व्हेन ही सेज टू द पुलिस गाय कि मैं आपको इतना ही पता है ना कि मैं 10 साल जेल में था, 10 साल पहले मैं क्या कर रहा था आपको पता नहीं. दैट मोमेंट यू फील दैट ओके दिस गाय इज डेंजरस. एंड द सेकंड नेक्स्ट सीन इज ही इज फाइटिंग विद द गूंस. सो दैट बिलीवेबिलिटी फैक्टर इज देयर. हियर स्टार्टिंग में ही एस्टेब्लिश कर दिया कि तू ये खूंखार है, ये खतरनाक है. और एंड अजय देवगन हैज दिस सिंघम इमेज आल्सो. ट्रू. वो सिंघम है हमारे लिए, तो वो वल्नरेबल आपको कभी लगेंगे ही नहीं. I want to jump in here, Saurabh, because you brought up this point which I wanted to talk about also, the vulnerability or lack of it. Yeah. You know, when you're taking a star like Ajay Devgan, and then you're uske mathe pe baal, and you're showing all these, these tropes that Saurabh keeps calling tropes, the hero aa gaya, hero aa gaya. There is no sense of any kind of vulnerability. This is the problem that I had with Drishyam. In the original Malayalam version, if you see Mohanlal's face, that whole character is supposed to be vulnerable. And that vulnerability you see in Mohanlal's, not just in his face, in his body language, and look at the things that he's doing and getting away with. But when we cast somebody like Ajay Devgan, who very rightly Saurabh said just now, he's got that Singham image. When you're casting him to replace somebody like Mohanlal, you're actually killing the film from that point of view. Though Drishyam Hindi versions were not bad, but you can't even compare with the Malayalam character that gentleman is supposed to be. Ajay Devgan can't do it today. Ajay Devgan could have done it, which he did it in Hum Dil De Chuke Sanam. He was very vulnerable in that, and absolutely no sense of urgency. And the worst part is there's no emotion. You can have all these things, but if you lose out on the emotion, I think we had spoken in our earlier podcast that when the women cry, the producers laugh. But when you're leaving the women cold, they don't feel anything. So for now, I'm done speaking, but I agree totally with Saurabh that, and with you, Ashuji, that it was completely, those shots didn't look real. And the interesting thing is, सिंघम, अजय देवगन सिंघम है, और ओजी ओरिजिनल में ओजी सिंघम का भाई है. Karthi is brother of Surya, and Surya did Singham. Acha, yeah, I remember. I've seen that version also. Yeah, and other point is
the letdown, the total letdown of this film was the action sequences. Oh yes. Action sequence डुबा दिया इस पिक्चर को. Oof. Over the top, super over the top action sequences where the action sequences are looking like a video game. Yeah. And वो एक हाथ मार रहा है तो उड़ रहे हैं भाई. In the original also it's impossible that one guy is, it's like obvious कि it's impossible कि 70 लोग को मार रहा, 80 लोग को मार रहा अकेले. मगर here the action sequences are so brilliantly shot. There is a particular sequence in कैदी जहाँ वो ट्रक के पीछे, जब पहला अटैक होता है तो ट्रक के पीछे आके वो आग लग जाता है शायद ट्रक के अंदर. हाँ. एंड दिस गाइज वो उस आग को छुड़ाता है. हाँ. At that moment, I guess, I don't know exactly, but at that moment you see the camera is coming like a tracking shot जैसा आता है. नहीं, स्टार्टिंग आता है, कैमरा से मूव होता है and you see that camera is now focusing on the vehicle where the goons are. उस vehicle के अंदर goons है और वो कैमरा उस vehicle के अंदर चले जाता है. अंदर घुस के फिर आगे जाके फिर कार्तिक को दिखाता है कि वो आग छुड़ा रहे हैं. A single take shot, which was so brilliantly shot, like that was a brilliant shot. वो सब इसमें है ही नहीं. और ये तो बहुत कम बजट में बनी फिल्म है comparing to the हिंदी रीमेक भोला. इसमें इतने ओवर द टॉप शॉट्स है. इसमें एक शॉट है जहाँ वो मुक्का मारता है तो पता नहीं पीछे से क्या निकलता है, दिल था कि क्या कलेजा था, नो आइडिया. हाँ, they show there's a sound effect to and they show you the bones breaking, the ankle bones, the knee bones, the arm bones, the elbows, the necks, and the special effects are so bad that those wounds don't look, but you hear the bone breaking whenever he's beating them in that jungle. You know? In fact, I sort of disagree. This is a little point which I want to raise over here, which is a technical point, where I believe they've concentrated on the mix, on so much of Ravi Besaru's work, कि बैकग्राउंड जो है वो कांस्टेंट, इसको हम लोग कार्पेट म्यूजिक बोलते हैं, कि आप बिगिनिंग से एंडिंग तक लाइक कार्पेट म्यूजिक चली जा रहा है. देयर इज नो स्पेस, नो ब्रीदर, एंड द म्यूजिक इज सो लाउड दैट यू कम बैक सेइंग यार इतना लाउड क्यों लग रहा है. लेकिन क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो आपके इफेक्ट्स है, साउंड इफेक्ट्स है, इसमें गाड़ी का टूटना, हाथ का लगना, पंच करना, एक आदमी का चिल्लाना, बॉडी फॉल, ये सारी चीजों को जितना इम्पैक्ट देना चाहिए उसको थोड़ा कम करके म्यूजिक को ज्यादा इम्पैक्ट दिया है. तो क्या होता है कि अगर किसी का पंच किसी के बॉडी को लगता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि इसकी हड्डी टूट सकती है, तो उसका साउंड इफेक्ट बॉडी के पंच को लगना ठाप करके आता है. ऑडियंस को फील करना चाहिए कि क्या पंच मारा है, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक ओवर पावर करता है और पंच जो है वो सुनाई पड़ता है. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, but it takes the secondary role over a music, and it should be completely reverse. You watch any action film all over the world, the sound effects take precedence over background music का मतलब ये होता है कि background में है, वो जब foreground आना शुरू हो जाता है तो वहां पे प्रॉब्लम आती है. तो मुझे लगा टेक्निकली this was one of the biggest problems I faced when I watched as an audience. I saw भोला. आई सेड ये किस तरीके का मिक्स है जहां पे आपको लगता है कि इतना लाउड म्यूजिक. ऑब्वियसली उनका ये होगा कि वी डोंट वांट टू लेट द ऑडियंसेस उनका अटेंशन इधर उधर नहीं होना चाहिए, बट मुझे लगा कि इट्स जस्ट टू लाउड, सो मच सो दैट इट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग. And it's not only about the punches and the background score. Background score तो loud है ही, but it's not only that. The whole choreography of the action sequences was so artificial. फॉर एग्जाम्पल जो ओरिजिनल में जो पहला एक्शन होता है जब वो कॉल उठाता है, at that moment something happens that gives you a shock value. यहाँ अगर आपने तमिल देखी भी नहीं है तब भी आपको शॉक वैल्यू आएगी नहीं. करेक्ट. क्योंकि वो तेज ही इतना घटिया तरीके से, ऊपर से वो बाइक चलाता है, बाइक से चेस करता है. क्लाइमेटिक सीक्वेंस तो इतना वाहियात है. वो त्रिशूल से मारता है, फिर वो उड़ के जंप मारता है, मतलब क्या कर रहा है. It's terrible. They just get carried away with their own images and with their own understanding of, oh, ये effect होगा, ये noise होगा. They just get basically भोला देखने के बाद मुझे
लगा कि हमें फिल्में बनानी है, हम भूल गए हैं, हमें आता ही नहीं है एंड हमें। द वे द बाइक स्टंट इज हैपनिंग, ऐसा लग रहा है कि अजय देवगन रोड पे नहीं है, मौत का कुआं पे है। एग्जैक्टली। वन मोर थिंग, इफ यू नोटिस्ड, अगर ऑडियंसेस ने तमिल भी देखी है और हिंदी भी देखी है, उनको पता चलेगा इन द एंड, आशु जी को पता चलेगा कि इन द एंड व्हेन ही इज शूटिंग विद दैट मशीन गन, तो वो इन ओरिजिनल तो उससे चलता नहीं है स्टार्टिंग में। हाँ, और करेक्ट। this guy the police constable Sanjay Mishra's character, he is holding the entire thing, like the main thing, this guy is Karthi is holding, और उसका जो एंड पार्ट है वो इनके पास है, इनके हाथ में, और स्टार्टिंग में वो चलता नहीं है। तो दोनों घबरा जाते हैं, अरे चल क्यों नहीं रहा, सामने गुंडे खड़े हैं। तो उसके पास एक पर्ची भी रहती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं गन चलाने की। तो ये जो कांस्टेबल है वो पर्ची इंस्ट्रक्शंस देखता है, फिर बोलता है हाँ ऐसे करो, फिर वो बटन दबाता है, फिर चलता है। सो दैट गिव्स लाइक इंटरेस्टिंग, दीज आर इंटरेस्टिंग बिट्स इन द फिल्म। उससे आपको वो एक अगेन सेंस ऑफ अर्जेंसी आता है। यस, यस। सो इफ यू सी इन दिस हिंदी, ऑलरेडी इट्स एस्टेब्लिश दैट दिस गाय इज खूंखार, ये सिंघम है, सुपर सिंघम है। तो वो चीज दिखाते ही नहीं है, और तुरंत वो जैसे कि मतलब रोज वो मशीन गन के साथ ही सोता है, उठा दिया और चला दिया और सबको खत्म कर दिया। करेक्ट, सो दैट लैक्स रियलिज्म। दे लैक रियलिज्म, एंड यू हैव दिस ऑब्वियस फैक्टर आल्सो कि आपको तो पहले से ही पता था कि ये तो सबको मार देगा, तो वो उसने ऑब्वियस कर दिया वो ट्रू, सीन। ट्रू, ट्रू। पता मुझे सबसे बड़ा शौक क्यों लगा सौरभ, आशु जी? शौक लगा कि मैं भूला देखने गई। मैं ये फिल्म देखने नहीं वाली थी। पर अभी इसके बारे में बात करनी थी, हमने डिसाइड किया था कि हम रीमेक्स वगैरह पे बात करेंगे, सो इट वाज नाइस कि चलो वो हाउ डू यू प्रोनाउंस दैट? आई एम प्रोनाउंसिंग इट ऑल रॉन्ग, सौरभ, द ओरिजिनल फिल्म कैदी। कैदी, सो इट्स लाइक अ हाँ, हिंदी कैदी, ओके। या सो कैदी, तो हम रीमेक्स के बारे में इंटरेस्टिंग एक पॉडकास्ट बनाना चाहते थे, और फिर हमने बोला कि अभी ये फिल्म रिलीज हुई है तो हम देख लेते हैं, तो इस वजह से हम तीनों ने देखी। बट मेरा एक सवाल है आखिरी में, बिफोर वी गेट इनटू रीमेकिंग, रीमेक्स वाले पॉइंट पे, कि आप बिग पिक्चर जब शुरू होती है तो आपको एक चीज रियलाइज होती है कि लड़की को कोई जाकर के बोलता है कि तू जल्दी सो जाना, कल सुबह तुझे कोई मिलने आने वाला है ना? या और लड़की ने कभी भी इसके साथ बात नहीं की, उसको ये समझ में नहीं आता कि कौन मिलने आने वाला है मुझे, क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाती है। या पिक्चर खत्म होते होते संदूक के साथ बाहर बैठी है वो, मतलब उसको पता था कि मुझे कोई लेके जाने वाला है। हाँ, शायद उसको बताया था शायद उन्होंने। कब? शायद। शायद का क्या मतलब है? हाँ मतलब कैमरा कट हो गया था तब। जैसे इस फिल्म में बहुत सारी चीजें शायद हुई हैं, शायद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड। One more thing, Nalini ji, which you might be interested in this because you haven't seen the original. यस। So in the original, Tabu's character is played by a male. They यस, reversed the gender. यस। ओके, ओके, Yeah. So Tabu's character was played by Naren. There is an actor called Naren. He played it. ओके, ओके। And one more point is, so this film, Kaidi, comes under a bunch of movies, or will come under bunch of movies, which is happening in same period or same area, logistics are same. So they made Lokesh Kanagaraj made one more film called Vikram. I've seen that. I've seen that. Yes. Yeah, so if you have seen Vikram, Hmm. you have seen that many things are related to Kaidi. So उसमें आपने बहुत सारे characters भी देखे होंगे जो कैदी में है. Especially the hero itself, his voice is there in the film. So they're making a universe kind of thing. Everybody wants to make universes now. Spy universe. What is that other universe, Saurabh? One is the spy universe. There's another universe. The Raj and DK on are also making their own universe. Cop universe. Yeah, cop universe. So Tabu's character, the Naren, played by Naren, he comes in Vikram also, and he might come in other films also. There's one more film they are making called Leo.
starring Vijay. So that also, they're saying that that also comes under this universe. अब सबके रीमेक बनेंगे तो क्या होगा? किसकी रीमेक? ये पूरे यूनिवर्स की रीमेक अगर बनेगी तो क्या होगा? तो वो क्या वेट कर रहे हैं, अजय देवगन वेट कर रहे हैं कि लियो भी बन जाए, तो लियो मैं अभिषेक बच्चन से खिलवाऊंगा। तो मेरा ये कहना है कि ये जो भोला के बारे में हमने जो थोड़ी थोड़ी अच्छी खासी डिस्कशन की है, बेसिकली हमारी बात आती है रीमेक्स के ऊपर के, क्योंकि ये पहली बार रीमेक नहीं बनी है। आपका क्या कहना है कि रीमेक्स बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? इस चलन को आगे लेकर के चलना चाहिए? शुड वी टेक दिस ट्रेंड फॉरवर्ड? आई सेड should the Hindi film industry be taking the trend forward and making more remakes? Before this discussion, I like to say something कि भोला जो फिल्म है वो तो सबको पता है कि कैदी की रीमेक है, और सब लोग बोल रहे थे कि कैदी ओरिजिनल फिल्म है, तुम लोग को भी ओरिजिनल बनानी चाहिए वगैरह वगैरह। बट इंटरेस्टिंगली कैदी इज ऑल्सो नॉट ओरिजिनल। द स्टोरी, नॉट टेलिंग दैट इट्स अ रीमेक, आई एम टेलिंग दैट द स्टोरी is inspired or taken from a film called Assault on Precinct 13, which was directed by John हाँ, Carpenter. उसकी रीमेक भी yes. बनी है। So what's the plot of कैदी और भोला? प्लॉट ये है कि कुछ पुलिस वाले फंस जाते हैं और एक क्रिमिनल उनको बचाता है, और वो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर ही फंसते हैं और बाहर क्रिमिनल्स हैं। That's the plot. So the same thing happens in Assault on Precinct 13 also, and it's available on YouTube. I've तो आप seen वो that फिल्म देख film. सकते हैं। Yeah. 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 A brilliant, it has a brilliant theme music also. Tan, 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 tan. हाँ, coming back to the point, आप YouTube पे देखिए and you can decide कि ये ओरिजिनल है कि नहीं कैदी, और कमेंट सेक्शन भी देखिए, उस पे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को। और एक इंटरेस्टिंगली, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज कैदी में, एंड रिसेंटली इन मेनी तमिल फिल्म्स इफ यू सी, एंड क्रेडिट्स में एक पोर्शन लिख के, एक पार्ट लिख के आता है फिल्मोग्राफी, और 2-3 फिल्मों के नाम लिखे रहते हैं उसमें। वो ये दिखाते हैं कि इन फिल्मों से मैंने इंस्पायर होके, या ये फिल्म था मेरा रेफरेंस पॉइंट टू मेक दिस फिल्म। So if you see Kaidi's end credit, it's written filmography, Die Hard and Virumandi. Oh, Virumandi I can understand, but Die Hard? Oh gosh. Yeah, he was inspired from Die Hard क्योंकि वो क्या प्लाजा में फंस जाता है, Yeah, criminal yeah. police. Yeah, so he Yeah. was inspired from that. But this film is actually inspired from Assault on Precinct 13. Yeah. But nevertheless, again, I come back to the question, whether does remakes from South Indian films or any other language films, which are abundantly available now for everybody to see with the languages, does it make sense? Because you have an anomaly like Drishyam, जो लोगों ने मलयालम में भी देखी, तेलुगु में भी देखी, और फिर हिंदी में भी देखी, और सारी लैंग्वेजेस में चली है वो फिल्म। लेकिन जब लोगों को सारी ऑप्शंस मिलती हैं फिल्म देखने के लिए, तो क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक एज एन ऑडियंस, डू यू एंजॉय सीइंग रीमेक्स देन डिस्पाइट these films being available on OTT platforms now? Ashwini, it's a very good question because you've put it in the present tense. But ये जो remake की प्रथा है, this is a very old pratha. It's happened from the time of Shivaji Ganeshan, Dilip Kumar, Sanjeev Kumar, Anil Kapoor, Jitendra, N.T. Ramarao. All their films were remade into Hindi, and the reverse was also happening. So it's not something new. The Hindi film industry has made a lot of South Indian remakes. The list is endless. The podcast would become very long, but I will just give you a couple of examples of how those producers like Nagi Reddy and all that, they would make these social dramas and then they would be remade into Hindi. And Dilip Kumar's Ram Aur Shyam is one case in point. And then later on, after Sanjeev Kumar and Dilip Kumar and everything, the person who actually topped the remake saga, so to speak, for Hindi films was Jitendra, because there were reasons that he went to South, because they had this moratorium that you cannot sign more than 12 films per year, because all these actors were going berserk and doing so many shifts. So they put a moratorium on it, the Producers Association at that time. So then he went to South India, and then because he was disciplined and everything, he made, so I believe there were some 70 to 75 films that he himself is responsible, which were remade with him playing the lead. And most of them, or quite a few of them, I don't have statistics, were hits.
And two examples out of those were films like Jigri Dost and Varis, and then the list is long, very many. And then later on, Anil Kapoor picked up from there and, you know, started making remakes of Kamal Hassan films. So he made Ishwar and he made Virasat, and Sanjeev Kumar is famous for doing Naya Din Nayi Raat and those Shivaji Ganeshan films, and quite a few others. But your question is today. Today, your question is, do we really want to see remakes? I don't mind seeing a remake of anything as long as it's sensible, if it's adapted. I mean, if a remake means that you're going to pick up a film like Kaidi and make a hash of it in Bhola, then no, I'm not interested and I don't want to see. Then I'd rather see the original, because I love Malayalam cinema. I watch a lot. Tamil cinema also. They make some really good stuff. Marathi and everything. So if you're making, like, look what our industry did to Sairat, for example, from Marathi to Hindi. I'm sorry, but Sairat, I went and saw that movie alone in the cinema hall twice. It had that much repeat value for me because of the treatment. And it's a simple story. It's basically a Romeo Juliet story, but it was treated so beautiful. The music was great. And what did we make in Hindi? So do your remakes. And I think one of the remakes turned around Salman Khan's career, that was Wanted. And now I've seen some clip on Twitter where he's lifting his lungi and doing this absolutely atrocious dance. Absolutely atrocious. That is not a compliment to anybody. I think people who wear lungi should take offense to that. What is this? What are we doing? One more thing is that is not lungi, that is mundu, veshti. Yes, there are different things. Yes. Even a Tere Naam did a lot for Salman, which was a remake. And in fact, there are lots of remakes that have done so well. And like I gave in the beginning of the podcast, I gave the reason for that is because the entire northern belt, because they didn't understand the language, were more than happy seeing a film which they thought was original in its own form, even if it was, even if they did get to know that it's actually a remake. Since they never got to see the original because of the language barrier, it was understood that this film will work. And it became like a ready-made template. There are certain films that didn't work, but I mean, whether you're talking about Rehna Hai Tere Dil Mein, whether you're talking about so many of them which they've made, which didn't work, which started from there. And when it released in the theater, the film didn't work in the theater, but there are so many others that also worked. At the same time, let's talk about, there is the remake is about from South, fine, but there is like the Golmaal series, whether it's been made from the Gujarati theatrical play called Aflatun, the Golmaal one, or Jungle Mein Mangal, which I thought was an original, beautiful film. Jungle Mein Mangal was great fun. Jungle Mein Mangal was great fun. Yeah, with Kiran Kumar and Reena Roy. No, Radha Saluja was there. And Pran. I.S. Johar was there. Champak Bhumia's character, Asrani is there. Asrani's wife is there. That is Aaj Ki Taza Khabar. Sir, correct. Aaj Ki Taza Khabar, sorry. Correct. Yeah, that has got Champak Bhumia's name. Correct. Kiran Kumar and Radha Saluja. But Jungle Mein Mangal has Reena Roy. Yeah, agreed. So this film, actually, Golmaal 2 was a remake of Aaj Ki Taza Khabar. Golmaal 3 was a remake of Khatta Meeta. And you realize that what has he done? He's actually adapted it to whatever that it is, and audiences lapped it, although they knew that they were seeing a Hindi remake of a Hindi film. But I'm saying in today's time and age, are you as an audience willing to keep seeing remakes, although they are available in other platforms with subtitles to be seen? What do you think, Saurabh? My point is, remakes are not bad. I have no problem with remakes. The problem is the sense of that money making thing, no? Yeah. The commercial angle. Commercial angle. वो ये फिल्म बहुत चली है तो यहाँ भी चलेगी. वो जो मेंटालिटी है वो अभी भी लोगों में है. वही रीजन थी रीमेक्स की शुरुआत उसी से हुई और वो प्रथा अभी भी चल रही है. भले ही OTT आ गया हो, गोल्ड माइंस जो यूट्यूब चैनल है जिसमें हिंदी डब्ड आते हैं वो आ गया हो, तब भी ये प्रोड्यूसर्स के वही एटीट्यूड है कि यहाँ चली है, यहाँ भी चलाते हैं, यहाँ सक्सेसफुल हुई है तो हम इन 2 नॉन एक्टर्स को लॉन्च करके इसकी रीमेक बना देते हैं.
this attitude is still there in the industry. Yes, it's very much there. And Saurabh, if there's a good original, be it in any language, and like we're just talking about Bhola and you've spoken about Kaidi, if you're really making a remake, then be honest to the remake. You need to tweak it a little bit here and there, okay, sensibilities. But you're changing around the script, and then you're saying adaptation, then you're saying remake, then you're messing the whole thing up. There was a remake of I mean, I still haven't seen the film. I've seen the Telugu version, but I didn't see Shahid Kapoor's version of Kabir Singh. And what was it called in Telugu? I think Arjun Reddy or something. Arjun Reddy. So I had seen the Telugu version, but I have not seen Shahid Kapoor's. But see how well Shahid Kapoor's version did. But so I can't say. But like Saurabh is saying, I have no problems with remakes as long as they are made well, as long as they stick to the plot, as long as they are honest and they're not. Case and example is the vulnerability that Saurabh spoke about in Kaithi, which is not there in Bhola. And what have they done with Bhola? So then there's an issue now. It's not about copy pasting, or it's not about tweaking. It's about how you take the story and how you enhance it and how you take it further. No, I'm not talking about copy pasting either, Saurabh. I'm not talking about I'm not talking what you said. I'm talking from my point of view. Yeah. कि मुझे रीमेक से इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसको आप लीजिए जो पहले से बनी है, you take it, but what to do with that? You take that movie and take it further, move it further. Move it further means what? If they're making a remake, they'll make a remake of that film, right? Move it forward means the essence, to understand the essence, and then how you make these creative choices and how you move the narrative forward. Yeah, what he's saying is basically कॉपी पेस्ट तो करना नहीं चाहिए, अडेप्ट करो और वैल्यू ऐड करो. तो वो हम सब तो वही बोल रहे हैं ना, अच्छे से बनाओ, वही in very layman's language without being too technical is what I'm saying. अच्छे से बनाओ तो क्यों नहीं चलेगी और अच्छी लगेगी, और हमें लगी भी है, ऐसा नहीं है. हमारा इतना मतलब आप उसके साथ इतनी छेड़खानी करते हो ओरिजिनल के साथ, पर वो सेंसिबल छेड़खानी नहीं है, तो फिर वो कैसे चलेगी? As an audience, I will only look at it as whether it's making any kind of sense to me, whether it's appealing to my senses, to my emotions. That's all. That's all I always say about being an audience. I'm always speaking as being an audience, and that's what I'm saying. You make as many remakes as you want, but have some sense in what you're doing. True. Right. So basically what you're saying is you can continue making Singhams, and you can continue making Drishyams, and you can continue making all the other films, as long as you see it from the right perspective. You will have an audience even for the remake. But if you're going to try and create a hash out of it, do not adapt to the normal Indian sensibilities, push the limits to unbelievable levels, then it's not about a remake. Any film will not do well. Is that right? Yeah, I mean, come on, we're talking about cinema. Bhola for me is not cinema. I don't know, it may be for some people. But that's not the kind of cinema, and it's not about violence, it's not about action, it's what have you put through? What have you done to this? What are you making people, what you're making me spend 400 rupees on a ticket to come and watch this? That's all I'm saying. I don't mind spending 800 rupees, yeah? But make sense. Don't take the audience so much for granted that in a film like Bhola, you don't even tell us half the things. True. You know, and you're leaving it, and then like Ashuji is saying, you know, it's going to be told in part 2. Oh, come along, yeah. Please, I mean, don't make fools of us. Enough. Saurabh, can you recommend some remakes to be watched in Hindi, which are good according to you? I think you have seen this film. I can't recommend, but I can mention films which were good remakes. Yes, that's it. Like Choti Si Baat. Choti Si Baat was a remake of School for Scoundrels. And the original was so bad. I've seen the original also. And original was bad और sexist भी थी. उसमें वो जो एक्टर्स है उनको सिर्फ एक ट्रॉफी की तरह ही दिखाया. वो क्या काम करते हैं उसका नाम भी आप भूल जाएंगे 15 मिनट के बाद. But here, see again what I was talking. They gave a setup, that is Mumbai. They made that characters alive by giving them a job.
वो सरकारी उसमें काम करते हैं. एंड वन मोर वेरी ब्रिलियंट थिंग विच वाज नॉट इन द ओरिजिनल, दैट इज वो जो स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि ये ऑफिस की प्रथा है कि सब लोग प्रेम विवाह करते हैं. मैनेजर से Hmm. लेकर चपरासी तक प्रेम विवाह करते हैं. अब हमारे जो हीरो है वो भी इस ऑफिस के स्टाफ है, उनका दिल धड़क रहा है. क्या इनकी सब प्यार कामयाब होगी, आगे देखिए. दैट थिंग इज सो ब्रिलियंट, दैट इज नॉट इन द ओरिजिनल ऑल्सो. But dekho, Saurabh, you're talking about a film now where half the population of this country would not have seen the original. Okay, you've just mentioned it now. I've heard it for the first time, right? But the So question was good remake. no, no, no. I know that. But you're talking about examples, you're giving examples of films that people have not heard of. A lot of people would not have heard of that. And I'm just telling you, Choti Si Baat, when it came, was a beautiful film. I don't care if it's a remake, it's been made 100 times. I don't care. What they made in Choti Si Baat appealed to me. I'm not comparing it to anything. I have nothing to compare it with, right? And even Drishyam, to be quite honest, I love the original, but I like the Hindi version as well. So it's not about going into these things कि वो remake ये था, उसमें ये था, वहां से मैं narrative forward ले जाऊं. For me, it's just आपने अच्छी film बनाई जो हमें appeal की, वो you've given a fabulous example of छोटी सी बात. I have not seen School for Scoundrels, and it doesn't matter if I haven't seen it, and it really doesn't matter if it's a remake or not. It didn't matter whether Wanted was a remake. When it came, that film worked at that level, you know. And Ashuji is given an example of Tere Naam. So you make as many remakes, you do whatever you want, but give us something to watch which we are going to take home, which is going to stay with us for a long time, you know, which we're going to talk about. It's like the original of Angur. Actually, it's a Shakespeare's play, but the original of Angur is the film called Do Duni Char. How many people would have seen it with Kishore Kumar and Tanuja and the other actress, I forget her name, and Asit Sen was the servant. How many people would have seen that black and white film? I think it came in the 1960s. But look at the way they, and in the original Do Duni Char, Gulzar Saab has written the lyrics. Gulzar Saab has also written the dialogues because that was a Bimal Roy production. But the original, if you look at it, because it's an old film and it's not as good as the Angur, which was made later, but everything that is there in the original is in this. The situation is there, everything, just few things are changed, very few things. The whole situation is there, but they've just tweaked the characters. That's what I'm saying. They tweak Maushami Chatterjee's character, but the situation is the same. Mera yahi kehna hai. और इसीलिए I had a problem with the remake of Sairat, because the minute Sairat went to that production house, you knew that why did they change? Okay, coming back to your point, Saurabh, you said that take the narrative forward. So in Sairat, the original, the most stunning scene is that last scene. In those last 3, 4, 5 minutes, there's no music also, nothing. Why was this changed in the Hindi version? What were they thinking? Because they had bought the rights of Sairat. They had bought the rights. So they could have done it. That last scene could have been kept the way it was, because that scene was the most impactful. But you have to understand the essence of the film also, no? धड़क, वो सैराट में जो essence थी वही उन्होंने खो दी original में. बिल्कुल. The essence was not the love story. The essence was the class system. difference. The class difference, yeah. And not the class difference, caste difference. That was the problem with Dhadak, because Dhadak understood the class difference. They changed it to class. Yeah. Caste to class कर दी, because there is a scene in Sairat. वो जब ये लोग हैदराबाद आते हैं, तब एक पानी प्यास लगता है तो वो बोतल उसको देता है और वो मग से पीता है. हाँ. That itself shows the main core plot of the film. No, and it also shows the honesty of the filmmaker, Saurabh. It shows the honesty, which was not there in Dhadak. Because at some level, you have to glamorize everything. You can't show that slum the way it was in the original. Which actually, when you're watching the film, you're cringing, because supposing you as a young girl had to live there, and you've come from a different, let's say, upper caste society, and you're not used to all this. So Sairat handled that so well. और राजस्थान में झिंग झिंग झिंगाट कौन करता है भाई? नहीं, ये सब बातें वही तो कह रही हूँ, वही तो कह रही हूँ. मतलब तुम, I don't have any problems with remakes as long as they are well made and I enjoy them. Any last thoughts, Saurabh, Ashuji? So my last thoughts that I've got to know about it is, please go ahead and make the remakes, but do not kill it.
make it in a way which will hold the interest alive, which will hold the emotion alive, which will hold the story in the right form, rather than self-indulgence in any form. There is a film called Scream 4. So Scream 4 में एक scene है या climatic scene I guess where this character is asking the other character. They are having a conversation. So this character asks ki, what's the first rule of remake? So the second character says, never ever with the original. I think that's very important what you just said, which is exactly what I've been saying, but not in those words. And don't mess with it. You have a good idea, you want to remake it. Don't mess with the original. Yes, absolutely. Keep the essence of the original. Right. So I hope our listeners have enjoyed listening to us, or we would love to hear from you all your thoughts on the future of remakes or the past of remakes. And if there are any kind of suggestions that you want to give us about what we were discussing and any topics that you would like us to discuss in the future, please feel free to contact us on our email ID, which is there on our social media platforms. And you can contact Ashuji and Saurabh and myself on our social media handles. And we would love to hear from you. We are enjoying the feedback that we're getting from different people. And we just look forward to having your support in all the coming months and years. Thank you so much. And Saurabh, your last words? I just said my last word. That's it. Nothing more to Do you want add. to say anything to the listeners? I just want to tell the listeners that if you have enjoyed the other previous episodes, you will definitely enjoy this episode also, because we have uh, a lovely banter and some amazing discussion. Not banter, but ranting about Bola. I think you will enjoy this episode too. And do follow Diamond Dozen Film Podcast. And we have our podcast is on Spotify, Amazon Music, and Apple also. So do listen in those platforms also. And until the next time, this is a goodbye from all of us as we look forward to connecting with you the next week. Have a great week ahead.